पुनियानी जी को और शमसूल साहब को सुनने के लिए ही आए थे और बहुत अच्छी बातचीत आज हुई। और अगर इसको थोड़ा बहुत आगे हमारे सामने जो काम है, जो बहुत जबरदस्त इस दौर के कठिन लड़ाई है, उस लड़ाई के प्रेरणा के रूप में, एक दिशा के रूप में अगर लेके हम लोग बढ़ सकें तो हमें बिल्कुल ये भरोसा है कि आज की जो परिचर्चा है, ये जो पिछले 2 साल से हम लोग आज़ादी के 75 साल को लेके जन अभियान चला रहे थे, वो एक हिसाब से तो समापन है, लेकिन आगे के लिए एक जबरदस्त ऊर्जा का स्रोत हमें मिला। आज़ादी के आंदोलन के बारे में जरूर हमारे देश में जो स्थापित समझ थी, उसमें एक समस्या थी कि एक संकीर्णता थी, क्योंकि हमने आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी को एक घटना के रूप में और इसीलिए उसके कुछ खास आंदोलनों को ही ज्यादा देश में तवज्जो मिला। वो एक जबरदस्त प्रक्रिया थी, एक दशकों का इतिहास था और जिसमें तरह तरह के आंदोलन थे, अलग अलग विचारधारा थी। तो उसका इतना जो व्यापक एक पूरा फैलाव था, अक्सर हम इसको कम करके समझा करते थे, कम करके देखते थे और ये एक समस्या रही। और इसमें समस्या ये थी कि आज़ादी के आंदोलन में हम सिर्फ इसी पर फोकस करते थे कि अंग्रेजों को कैसे भगाया गया, अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किए गए, अलग अलग उस मीन्स पर हमारी ज्यादा बात होती थी। लेकिन अंग्रेजों को हटाना और उसके साथ साथ एक आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना करना, उसको बनाना, और वो आधुनिक हिंदुस्तान कैसा होगा, हम समझते हैं कि इसको भी आज़ादी के आंदोलन के ही एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में समझना होगा। और तभी, नहीं तो अक्सर आप पूछिए आज़ादी के आंदोलन के फ्रीडम फाइटरों का नाम लीजिए, उसमें अंबेडकर का नाम नहीं आएगा, आमतौर पर कोई नहीं लेगा। अंबेडकर को अलग करके कह देंगे वो तो संविधान लिखने वाले थे हमारे देश के लिए, ये आरक्षण लाने वाले हैं। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में हमारे सामने कौन कितने दिन जेल में रहे हैं, किस तरह से लड़े हैं, अंडमान में गए, फांसी के फंदे पर गए, ये सब बातें हैं। अंबेडकर का उसमें आपको कम मिलेगा। अंबेडकर का बहुत बड़ा समय मिलेगा कि आधुनिक हिंदुस्तान के लिए उसके संविधान रचना करने, उसके अधिकारों के लिए पूरे चार्टर बनाने में, और साथ साथ जो सामाजिक गुलामी पूरे देश के अंदर, उस सामाजिक गुलामी को तोड़ करके वाकई वो सामाजिक बराबरी, सामाजिक आजादी लाने का वो जो पूरा एक फलक था, उसको अक्सर हमने राजनीतिक आंदोलन से अलग करके समझा। तो ये समस्या हम लोगों की थी और हमें लगता है समय के साथ साथ देश ने इसको महसूस किया। लेकिन आज हमारे सामने जो विडंबना है कि जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस, हिंदू महासभा, जिस विचारधारा के बारे में, जिस इतिहास के बारे में, तो आजादी के आंदोलन के दौर में वो अलगाव में थे। अब कल्पना कीजिए कि हमारे सामने, हम कभी लगता है कि ये तो आज हम जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, वाकई जो 40 के दशक में लोग जी रहे थे, जब सच में पार्टीशन हो रहा था, जब सच में इतने बड़े बड़े दंगे हो रहे थे, जब सच में वो पूरे ट्रेन में भर करके यहां से लाशें उधर, उधर से लाशें इधर ये आ रही थी, उस दौर में लेकिन हमने संविधान ले लिया। उस दौर में हिंदुस्तान में हमने जब कह दिया कि हम एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके लिए हमने कह दिया कि हमारे सामने आजादी, स्वतंत्रता, एक धर्मनिरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था, बाद में संशोधन करके लाया गया, लेकिन स्पिरिट में वो बात थी। तो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने में उतनी तकलीफ के बावजूद, उतनी पीड़ा, उतने जबरदस्त एक पूरे देश को तोड़ने वाला एक पूरा काम हुआ, एक इतने ट्रॉमेटिक पूरा माहौल था, लेकिन उस माहौल में इतनी ऊर्जा थी, इतनी उम्मीद थी लोगों के सामने कि हमने आगे के लिए एक रास्ता तय कर लिया। लेकिन आज हमारे सामने विडंबना ये है कि आजादी के पूरे आंदोलन के दौर में जो लोग अलग थलग थे, जो अलगाव में थे, कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए, आज वो सत्ता में बैठ करके मुख्य धारा को परिभाषित कर रहे हैं। तो आज आजादी का मतलब ही बदल दे रहे हैं। ये कोई व्हाट्सएप का मामला नहीं है कि कह दे रहा है कि 2014 में आजादी मिली, क्योंकि आजादी शब्द का मतलब बदल दिया गया। अब मोदी जी को सुन लीजिए, 14 में जब पार्लियामेंट में बोले और अभी अमेरिका के संसद में जाके बोले, जब भी गुलामी की बात करते हैं तो 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं,
1000 साल की गुलामी की बात करते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि अंग्रेज आए और आकर के हिंदुस्तान को गुलाम बनाया और उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए आजादी का आंदोलन हुआ। ये 1000 साल की गुलामी ये अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है और जिसको बिल्कुल स्थापित कर दिया गया कि हम तो 1000 साल से गुलाम थे, पहली बार हम आजाद हो रहे हैं। पहली बार देश में एक हिंदू एक ऐसे कोई देश को मिल रहा है, वो वाकई के हिंदू एम्परर की तरह ही वो जो बताते हैं वो ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे सोचते हैं। और पार्लियामेंट में मोदी 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 एक सेंगोल कहां से उठा करके ले आए, तमिलनाडु से उठा करके लाए हैं। तो बिल्कुल उनके कहीं भी उनके पूरे सोच में कोई डेमोक्रेसी की कोई चीज ही नहीं है, कोई संविधान उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो एक वाकई खुद को एक हिंदू एक एम्परर के रूप में वो समझते हैं और उसी रूप में वो थोप रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये हमारे सामने सबसे कठिन दौर है कि शायद आजादी को भी हमने बड़ा आसान समझ लिया था, शायद हमने समझ लिया कि टेकन फॉर ग्रांटेड आजादी आ गई, संविधान मिल गया, संविधान में बहुत सारा अधिकार आ गया। और इसीलिए शायद अंबेडकर को इसलिए बार बार समझना जरूरी है कि अंबेडकर वो शख्स थे जो संविधान पारित होते समय उसी समय संविधान की विडंबनाओं को, उसके अंतर्विरोधों को, उसकी कमजोरियों को चिन्हित कर रहे थे। तो क्या चिन्हित कर रहे थे? वो कह रहे थे कि भाई ये टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, जो ऊपरी परत है एक जमहूरियत की, लोकतंत्र की, लेकिन जो जमीन है वो अनडेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल है। एक एंटी डेमोक्रेटिक सॉइल के ऊपर से तो हमने ले लिया, लेकिन इस जमीन को, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अंबेडकर हमसे ये कहते हैं कि अगर इस डेमोक्रेसी को अगर आप वाकई मजबूत बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटाइज द सॉइल, मतलब वो जो सामाजिक जमीन है, वो जो सांस्कृतिक जमीन है, वो जो हिंदुस्तान की पूरी जमीन है, उस जमीन का डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकीकरण करना होगा। नहीं करेंगे उस जमीन को वैसे ही छोड़ देंगे तो उसमें क्रैक्स आएंगे और वो संविधान को ज्यादा दिन तक हम नहीं चला पाएंगे। वो क्या कहते हैं कि हम तो बराबरी तो हमको मिल गई, हमें तो मिल गई एक चुनाव में एक वोट डालने की बराबरी। वो एक वोट डालने की जो बराबरी, जिसमें अदानी को भी एक वोट है और हमारे एक गरीब से गरीब एक मजदूर को भी, एक खेत मजदूर को भी एक ही वोट है। तो ये जो वोट की बराबरी है, इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी क्या है? बाकी तो चारों तरफ गैर बराबरी का पहाड़ है और ये गैर बराबरी बढ़ती रहेगी, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता। तो इस बढ़ती गैर बराबरी के सामने वो जो एक वोट की बराबरी है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो हमारे जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इलेक्टोरल इक्वालिटी है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस देश में अगर भक्ति के रास्ते पर हम चलेंगे तो भक्ति धर्म के लिए तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर इसको लाएंगे, जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर संसद में आते ही नहीं है। वो संसद में आए, उनको मजबूर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार हम देख रहे हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाना पड़ रहा है कि कम से कम पार्लियामेंट में आए तो आकर के कुछ बोले तो। और जब आ रहे हैं तब पूरे उनके पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद, वो बिल्कुल जो किराए पर भीड़ जमा करते हैं सिडनी में, अमेरिका में, वो जैसे मोदी मोदी करते हैं, रैलियों में जैसे मोदी मोदी करते हैं, हमारे संसद में भी मोदी मोदी मोदी, बिल्कुल इस तरह से बात हो रही है। तो ये जो पूरे देश में ये जो भक्ति, वो सीधे कह रहे हैं कि ये भक्ति, अब अफसोस की बात है, ये अंबेडकर के साथ भी हो गया। हमने भी अंबेडकर को भी एक देवता बना दिया, हमने उनके विचारों को छोड़ दिया और यहाँ देश में भक्ति इतना जबरदस्त इस देश में असर है कि हर चीज को हम भक्ति और धर्म के आधार पर मान लेते हैं। और इसलिए मोदी आज हमारे सामने भगवान की तरह आ गए हैं। वो है ही नहीं, उनको महंगाई का हिसाब देना ही नहीं है, बेरोजगारी का हिसाब देना ही नहीं है, मणिपुर क्यों चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, पूछा ही नहीं जाएगा उनसे, क्योंकि मोदी जी को एक बिल्कुल अलग स्तर पर हमने रख दिया है। उसने तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक भगवान की तरह, एक अवतार की तरह ये विश्वास इस देश पर थोप दिया जा रहा है। तो ये जो अंबेडकर ने कहा था कि अगर इस भक्ति को हम राजनीति के सूत्र के रूप में लेंगे, राजनीति में इसको मौका देंगे, तो ये निश्चित तौर पर डेमोक्रेसी में हमें उस डिक्टेटरशिप की ओर ले जाएगा, और वो ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा था उसी समय खुल करके कि अगर कभी हिंदू राज यथार्थ बनेगा इस देश में, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी।
इस देश के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना, सबसे बड़ी त्रासदी वो है। तो हमें लगता है कि जो अंबेडकर ने उस समय कहा था वो सारी चीजें घटित हो रही है। आज हमारे सामने हमें लगता है कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर डिजास्टर है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे। ये डिजास्टर हमारे सामने घटित हो रहा है, हो गया है। और उसमें आप देख लीजिए, अगर हम कहेंगे कि भाई आजादी का मतलब एंटी कॉलोनियल, तो एंटी कॉलोनियल को भी वो अप्रोप्रिएट कर ले रहे हैं। अभी जाते जाते 3 बता के गए हैं कि अभी तक तो देश में जो कानून चल रहे थे वो तो इंडियन पेनल कोड है, वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो तो इंडियन एविडेंस एक्ट है, सब अंग्रेजों का बनाया हुआ। और तीनों काम बदल देंगे। भारतीय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये जो उन्होंने कहा कि इंडिया बनाम भारत, और हेमंत विश्व शर्मा के उसमें ट्विटर पे आ गया कि भाई सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया बनाम भारत में, ये ऐसे ही नहीं, ये बिल्कुल उनका तर्क है, बिल्कुल तर्क है। नाम बदल देंगे, हम बदल देंगे नाम। 2-4 लोग अभी कर रहे हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल कह देंगे कि भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबको गायब कर देंगे। गायब कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अंग्रेजी अनुवाद में अलग रख लेंगे, एक हिंदी सामने ला देंगे। तो हमें लगता है कि इस समय वो एंटी कॉलोनियल कि भाई ठीक है, आजादी के समय हम नहीं थे, 75 साल पूरे हो रहे हैं, इस समय तो हम हैं और हम कानून बना दे रहे हैं। अभी जाते जाते आप देख रहे हैं कि 3 जो बिल कानून के लिए आ रहा है प्रारूप, उसको अगर ठीक से आप देखेंगे, अभी उस पर बात शुरू हुई है, कितने खतरनाक कानून है। कह रहे कि अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को हम खत्म कर रहे हैं, असली आजादी तो अब आ रही है देश में, तो हमने सिडिशन कानून को खत्म कर दिया। सिडिशन कानून को खत्म करके क्या ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देश में अगर भारतीय संप्रभुता को आप चुनौती देते हैं, अब भारतीय संप्रभुता के सामने कौन खतरा है, कहां किसने क्या कह दिया, शमसूल साहब ने क्या कह दिया, वो कल उसका वीडियो जाएगा, वो खतरा मान लिया जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से कानून अपना काम करेगा। तो इसका मतलब सिडिशन को खत्म करके आप उसको ऐसे सामान्यीकरण कर रहे हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं कि वो हर कोई विपक्ष में रहने वाला, विरोध में बोलने वाला, हर कोई आ जाएगा कि देश के सामने खतरा है, संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मणिपुर जलता रहेगा, मणिपुर में कुछ नहीं होगा, लेकिन पटना में आप कोई भाषण दे देंगे, इसके लिए आपको ऊपर वो कानून लागू हो जाएगा, आप जेल में रहेंगे। क्या कह रहे हैं कि अभी 15 दिन तक पुलिस की हिरासत में आप रह सकते हैं, इसको बढ़ा करके 60 से 90 दिन करना चाहते हैं। ये आजाद हिंदुस्तान के कानून बन रहे हैं, 60 से 90 दिन तक पुलिस की हिरासत में। तो पुलिस की हिरासत में 60 से 90 दिन तक कोई रहेगा तो किसी को भी पीट करके, मार करके, किसी से कुछ भी लिखवा लेना, कुछ भी करवा लेना, सबको खामोश कर देना, बीजेपी में शामिल करवा देना, ये सब कुछ बिल्कुल संभव है, सब कुछ बिल्कुल संभव है। तो एक तरह से जो कह रहे हैं, और इसीलिए पहले 50 साल की बात करते थे, अब तो मोदी जी ने अगले 1000 साल की उन्होंने बात कर दी। एक तरफ पीछे 1000 साल की गुलामी, और अब कह रहे हैं कि हम तो इस समय ऐसे कदम उठा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आने वाले 1000 साल तक हिंदुस्तान में उसका असर रहेगा। तो इस कालखंड में ये जो बातें हो रही है, और सरकार बिल्कुल इसी हिसाब से वो सब काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि हमारे जो पूरे विदेश नीति पर भी कुछ चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए इतिहास भी बदल ही दे रहे हैं, तो भूगोल आप बदल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अखंड भारत हम चाहते हैं, जो अखंड भारत का जो पूरा मैप उन्होंने लगा दिया है नए संसद भवन में, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर के, श्रीलंका से लेकर, नेपाल से लेकर सब भारत में आ जाता है, म्यांमार तक आ जाता है। अब लेकिन कह रहे हैं कि म्यांमार की घुसपैठी है और म्यांमार और बांग्लादेश पर बातें हो रही है। तो ये जो अखंड भारत के नाम पर वो भूगोल तो ला रहे हैं, तो हमारे देश में जो पूरी विदेश नीति है, आप देख लीजिए उस विदेश नीति में बस एक अमेरिका है, एक इजराइल है, जो आपके पड़ोसी नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमको देश में विकास चाहिए, नारा तो दे देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये देश के लिए भी लागू होता है, ये पड़ोस के लिए भी लागू होता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के साथ साथ यहां तक कि चीन की बात अगर करें, तो हमारे बहुत सारे लोग लड़ने में तब कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, चीन पर नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चीन पर बोल करके आप करेंगे क्या? सच्चाई तो यह है कि पूरब की 2 सबसे बड़ी सभ्यता है, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो
तो इन सभ्यताओं के बीच में हमेशा तो बात ये हुई थी कि उसमें संवाद स्थापित करो, उसमें कोई एकता स्थापित करो जो जाकर के आज के आधुनिक इसमें पश्चिम के देशों का मुकाबला कर सके या आज के पूंजीवाद साम्राज्यवाद के जमाने में मुकाबला कर सके। अफसोस यह है कि आज वो चीन भी बदल गया। आज वो हिंदुस्तान में भी जो लोग चीन और भारत की दोस्ती की बात करते थे, अभी हम कलकत्ता में थे तो मन किया थोड़ा टैगोर के वहां जाकर के देख आए। तो वहां जाकर के हमने देखा कि पूरे जितनी बार वो चीन में गए और क्या बात करते थे, रूस में भी गए, चीन में भी गए और भारत और चीन की दोस्ती की बात करते थे। उस दौर में दोनों सभ्यताओं को नजदीक लाने की बात करते थे। आज हमारे विदेश नीति का आधार बन गया है कि चीन से लड़ना है और इसीलिए अमेरिका के साथ जाना है। तो दो हमारी विदेश नीति में क्या है, एक है क्वाड। क्वाड में मतलब हम जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके साथ रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे ताकि हम चीन का मुकाबला कर सकें। दूसरा I2U2। I2U2 क्या है, इंडिया और इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमारे सामने विदेश नीति है। ये तो हमारे पड़ोसी नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कोई इजराइल, ये अमेरिका, ये तो कभी नहीं पड़ोसी बनेंगे। तो आपकी विदेश नीति के मामले में भी एक लगातार, ताकि हम तमाम, पाकिस्तान और चीन नहीं, हम बांग्लादेश से भी अलग है, नेपाल से भी अलग है, श्रीलंका से भी अलग है, तमाम देशों से अलगाव मोल लो, तमाम देश से एक तरीके से ऐसा माहौल बना दो। और देश के अंदर जो आज मणिपुर में हो रहा है, हमारी एक टीम अभी मणिपुर में है, साथियों से रिपोर्ट मिल रही है, वो कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। वो पढ़ के नहीं आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि दो अलग देश बन गया है। बिल्कुल घाटी में वहां कोई कुकी नहीं हो सकते और पहाड़ में कोई मेइती वहां नहीं रह सकते। इस तरह का विभाजन रेखा खींच दी गई है वहां। तो ये जो विभाजन रेखा खींच रहे हैं देश के अंदर, तो आने वाले दिन में टुकड़े टुकड़े गैंग तो हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, जेएनयू वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वाकई पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में तब्दील करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सत्ता में बैठ करके कर रहे हैं। तो ये जो पूरे खतरनाक माहौल है, ये डिजास्टर बिल्कुल हमारे सामने है। तो हम समझते हैं कि इस डिजास्टर से मुकाबला करने के लिए हमें भी वो अप्रोच लेना पड़ेगा जो हर किसी बड़े त्रासदी में, हर किसी बड़े दुर्घटना में हम करते हैं। पहले बचाव का काम करते हैं, रेस्क्यू वर्क करना चाहिए। रेस्क्यू वर्क, अभी जो हम कह रहे हैं कि भाई देश में एक 2024 में देश में ये भारतीय जनता पार्टी लौट करके नहीं आए और तमाम विपक्षी पार्टियां एक काम करें, मिलकर के एक जगह आए, चुनाव में कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि ये जरूरी रेस्क्यू वर्क है। अगर संविधान को, देश को, लोकतंत्र को बचाना है, इस आजादी को बचाना है, तो इसके लिए रेस्क्यू वर्क है, इसके लिए रिलीफ वर्क है। लेकिन रेस्क्यू और रिलीफ के साथ साथ ही बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन का काम, रिबिल्डिंग का काम, ये हर किसी डिजास्टर में करना पड़ता है। अब अर्थक्वेक की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बने, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का तरीका बने, घर ऐसे बने जो क्वेक प्रूफ हो, जो किसी तूफान में ना हो। तो हमें लगता है कि अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी कमजोर निकली, हमारे देश में ये जो अभी तक हमारे आजादी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में जो समझ थी, वो अगर कमजोर साबित हुई, इस फांसीवाद के सामने थोड़ा सा हम गड़बड़ाने लगे या लड़खड़ाने लगे, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब है एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र हो, जिस ओर अम्बेडकर ने इशारा किया था कि उस जमीन का लोकतांत्रिकीकरण करो, सॉइल को डेमोक्रेटाइज करो। और सॉइल को अगर डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है हमें ऐसी बराबरी की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, आर्थिक भी हो, राजनीतिक भी हो। हमें ऐसे न्याय की अवधारणा में जाना होगा जो सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, आर्थिक भी हो। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रियम्बल में बात थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में उतनी बात नहीं है, और जो हम जहां चलते हैं वहां तो बिल्कुल ये बात नहीं है। तो हमें वहां जाना पड़ेगा। और इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम आए तो थे क्रांति करने, अब मुकाबला हो गया कि सामने प्रतिक्रांति है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये तो एक तरह का डाइवर्शन हो गया है। हम लोग तो क्रांतिकारी हैं, हम क्रांति करने के लिए आए, ये उम्मीद थी, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हम समझते हैं कि ये अप्रोच बहुत गलत अप्रोच है, क्योंकि मार्क्स ने लगातार कहा कि भाई आप नहीं तय कर सकते, आपको समाजवाद लाना है, आपको क्रांति करनी है, तो इतिहास ने जो मुहैया किया है, जो आपके सामने मटेरियल है, जो परिस्थिति है, वो आपके हाथ में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको लागू करना है। तो आज भी देश में चाहे हम सामाजिक क्रांति की बात करें, राजनीतिक क्रांति की बात करें, एक
बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, इस परिस्थिति जो हमारे सामने आ गई, इस परिस्थिति से टकराना और इस परिस्थिति से टकरा करके इस परिस्थिति पर काबू पा करके आगे बढ़ना, ये हमेशा हमेशा कोई क्रांतिकारी ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं जो सिर्फ क्रांति के स्पेशलिस्ट है और प्रतिक्रांति से लड़ना उनको आता नहीं है। ऐसी कोई क्रांति नहीं होती है, ये काल्पनिक क्रांति होती है। तो आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को सच में अगर बचाना है तो वो तो क्रांति ही है। हम सारे कम्युनिस्ट लोग इसलिए डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो अंबेडकर ने भी कहा, बिल्कुल उन्होंने यही इशारा किया कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई हमको तो मिल गया है, संविधान मिल गया है, आरक्षण मिल गया है, अब बस चलेगा, नहीं, आपको जो मिला है वो बिल्कुल वो नहीं है, सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। आपको जो मिला है, जो कुछ भी मिला है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं, अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं, और हमेशा इसीलिए तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई रहेगी। हमेशा इस समाज में प्रतिक्रिया के खिलाफ हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इस पूरे गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई रहेगी। उस लड़ाई में शिथिलता आएगी, उस लड़ाई में हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि भाई हो गया, बहुत कुछ नहीं है, वो पुरानी बात हो गई। पुराने रूप में वो हो सकता है लौट करके नहीं आएगा, नए रूप में आएगा आपके सामने। तो इसलिए आज के इस पूरे दौर में हमें लगता है कि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती आ गई। सामने चुनाव है, इसलिए हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक चुनाव भर की बात तो है नहीं। एक चुनाव, क्योंकि जितना डैमेज कर दिया गया, जितना डैमेज हिंदुस्तान में कर दिया गया, इसकी भरपाई करना आसान नहीं है। और ये भी हम सब लोग जान रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार करके उसको कबूल करना नहीं चाहते थे, अमेरिका है, इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको कबूल करना पड़ा। अगर बोल्सोनारो हार करके भी कबूल नहीं करना चाह रहे थे, तो अब हम जानते हैं कि कर्नाटक का रिजल्ट अगर ऐसा नहीं होता, ये हार मान लेते, नहीं मानते, मान करके भी नहीं मान रहे हैं। तो 2024 में हमारे सामने अगर इनको शिकस्त देने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल करारी शिकस्त देनी होगी, निर्णायक शिकस्त देनी होगी इनको, ताकि दोबारा लौट करके वो आने की हिम्मत ना कर सके। ये कोशिश करेंगे कि वो पहले तो खरीद फरोख्त करके कोशिश करेंगे, पूरे देश में ऐसा पूरा बवाल खड़ा कर देंगे, इस तरह का माहौल बना देंगे, क्योंकि उनके सामने तो नाउ और नेवर, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका मिल गया है। वो 5 साल के बारे में सोचते नहीं है, कोई नाइस्टी के बारे में सोचते नहीं है, वो समझते हैं कि हमको लाइसेंस मिला हुआ है, उनके अंदर बिल्कुल युद्ध लड़ रहे हैं। और हम लोग डेमोक्रेसी को बचाने के, हम सिर्फ चुनाव, वो युद्ध लड़ेंगे और हम सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, नहीं हो सकता। तो हमें अगला चुनाव को भी बिल्कुल एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा, एक आंदोलन की तरह लड़ना पड़ेगा। पूरे देश में ऐसा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जो आजादी के आंदोलन से कम कुछ भी नहीं। इसलिए दौर ऐसा आ गया है, हमारे ऊपर एक नई गुलामी, एक फासिस्ट तानाशाही अगर थोपी जा रही है, तो आजादी को वो अगर परिभाषित कर रहे हैं, हमें भी पुनर्परिभाषित करना होगा। हम भी पुरानी आजादी में नहीं जी सकते। वो अगर कह रहे हैं कि 1000 साल की गुलामी और इसके बाद एक हिंदू राष्ट्र लाकर के आजादी की बात कर रहे हैं, तो हमें भी वाकई इस देश में जो संविधान में, जो प्रियम्बल में कहा गया है, बिल्कुल वैसा डेमोक्रेसी बना करके एक मजबूत आजादी ला करके ही हम भी फिर रिपीट नहीं कर सकते। जो था उसको किसी तरह से रेस्टोर कर दो, नहीं होने वाला है, वो टिकेगा नहीं, वो चलेगा नहीं। हमें एक बहुत मजबूत आजादी, बहुत मजबूत डेमोक्रेसी, बहुत मजबूत एक सोशल फैब्रिक के निर्माण हमको करना होगा। इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में, जो पुनियानी साहब ने भी कहा, सबने कहा, कि हमारे सामने काम तो बहुत है और ये लड़ाई वाकई लंबी है, वाकई ये लड़ाई लंबी है। तो इस समय हमें लगता है कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फांसीवाद के खिलाफ मुकाबला है, अगर इस मोड़ पर हम चले आए हैं, तो इसमें हम सिर्फ जन आंदोलन की बात करेंगे, बड़े बड़े आंदोलन की बात करेंगे और बाकी चीज को हम बहुत हल्के में लेंगे नहीं। हम तो समझते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति भी सच कह दे, सच के पक्ष में खड़े हो जाए और इनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाए, उसमें भले उनको कुर्बानी भी देना पड़े, वो एक व्यक्ति इस समय उनके एक काम, कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक यूट्यूब का वीडियो हो, तो वो इस देश में, इस आजादी के आंदोलन में जबरदस्त ऊर्जा उससे हम लोगों को मिलता है। एक फादर स्टैन स्वामी जो खड़े हो गए उनके सामने और शहादत दिए 84 साल की उम्र में आकर के, वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है।
जो भी हमारे साथी आज उमर खालिद से लेकर के जेल के अंदर हैं, जो एंटी सीए मूवमेंट में थे, जेल में हैं, तीसरी अभी जन्मदिन उनका तीसरा मनाया जेल के अंदर, हम समझते हैं एक एक फाइटर हैं जो जेल के अंदर इस समय हैं, वो सब, वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो ना हो, एक इंडिविजुअल हो, लेकिन एक इंडिविजुअल इस समय उनकी अगर भूमिका, वो अगर इस समय की जो चुनौती है इस हिसाब से अगर मजबूत भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं, तो बिल्कुल वो फाइटर है आजादी के आंदोलन में। दूसरी बात हम कहेंगे कि पार्टियों को तो ठीक है अपना काम करना है, और पार्टियों का जो बन रहा है, तो ये किसी ने कभी सोचा नहीं था, किसी ने नहीं सोचा था। आप देख लीजिए कि वो जो आरपीएफ का जवान जो उसने गोली चला दी, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मोदी, योगी और आपके ठाकरे, उनका फुटनोट में ठाकरे भी। तो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि आज भारत के पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का डायनामिज्म है कि वो शिवसेना जो सबसे बड़े वैचारिक इनके सहयोगी है, सबसे पुराने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौर में सबसे ज्यादा, हम नहीं जानते कि शिवसेना में कोई वैचारिक रूपांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको परवाह भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर शिवसेना के अंदर उनको इतना भी बात, अगर उनको समझ में बात आ गई कि ये गुजरात और महाराष्ट्र की लड़ाई में, ये पूरे जो जिस आइडेंटिटी, जिस रीजनल अस्मिता को लेकर वो लड़ रहे थे, वहां जाकर के उनका स्वाभिमान अगर टकरा रहा है आज इस पूरे आक्रामकता, इस हमले के आगे, तो हम तो कहेंगे कि वो स्वाभिमान भी आपके लिए डेमोक्रेसी की लड़ाई में काम करेगा इस समय, और हम उस स्वाभिमान को भी उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए आज जो राजनीतिक तौर पर जो आपको जमावड़ा दिख रहा है, जो पार्टियां हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो उसमें कब तक के लिए टिकाऊ है, क्या है, नहीं है, समय समय की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर आज के इस दौर में ये जो मोर्चा बन रहा है, जिसका नाम अगर इंडिया दिया गया है, अच्छी बात है, और उसको लेकर के इंडिया बनाम भारत करने की पूरी कोशिश है, इंडिया को घमंडिया बताने की कोशिश है, इंडिया, और उसमें आप देख लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको जोड़ने की कोशिश है, वो तमाम कोशिशें हो रही है। लेकिन इन कोशिशों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट है, कहीं ना कहीं थोड़ा इनको लग रहा है कि जो 24 में लोगों को लगा था कि कोई लड़ाई है नहीं, अब कम से कम ये तो दिख रहा है एक लड़ाई है, एक जमकर मुकाबला होगा, हिंदुस्तान लड़ने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल इस लड़ाई को हमको लड़ना है। और तीसरी बात है कि ये सिर्फ चुनाव की तो बात है नहीं, तो निश्चित तौर पर जैसे आजादी का आंदोलन, वो आजादी का आंदोलन भी क्या था? क्या वो सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन था? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आजादी के आंदोलन की विरासत की अगर हम बात करें, आजादी की लीगेसी की बात करें, तो उसमें आपको सब कुछ तो लेना पड़ेगा। उसमें कुछ बातें हो सकता है पूरी हुई है, और बिल्कुल कुछ बातें हैं जो एक दिशा के रूप में है, वो सपना है, नहीं हुआ। हम 1936 की बात करते हैं, वो आजादी के आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण साल था। एक ही साल में एक तरफ किसान सम्मेलन हो रहा है, किसान सभा बन रही है, उसका मैनिफेस्टो आ रहा है, वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि देश में जमींदारी उन्मूलन करना होगा। उसी समय अंबेडकर कह रहे हैं कि जाति उन्मूलन करना होगा। जो भाषण वो लिख रहे हैं लेकिन भाषण दे नहीं पाए, तो वो जाति उन्मूलन की बात, वो जमींदारी उन्मूलन की बात, वो उसी समय पूरे कल्चरल फ्रंट को देख लीजिए तो प्रेमचंद को याद करिए, उसी समय वो सारा उसी समय बन रहा है, फांसीवाद के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी के लिए पूरे बहुत सारी बातें एक साथ मिलकर के आई। तो वो जो आजादी के आंदोलन का अगर इस रूप में हम लें कि उसमें बहुत सारी बातें हुई, भगत सिंह ने जो बातें की वो क्या पूरी हो गई? बिल्कुल नहीं पूरी हुई, बिल्कुल नहीं पूरी हुई। एक सपना उन्होंने दिया, एक रास्ता दिया नौजवानों के सामने, पूरे देश के कम्युनिस्टों के सामने। कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से कहा जाए तो पहला, हम तो कहेंगे ड्राफ्ट प्रोग्राम अगर दिया, तो भगत सिंह ने जो अपने साथियों से अपील की, वो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन का वो पहला ड्राफ्ट प्रोग्राम है। तो ये बहुत सारी बातें आजादी के आंदोलन में उभर करके सामने आई थी, जिसको हो सकता है पूरी मान्यता नहीं मिली, जो हमारे देश में अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन हमारी विरासत में वो सारी बातें हैं। इसी तरह आज जो फांसीवाद से आजादी, लोकतंत्र का मतलब है फांसीवाद से आजादी, तो फांसीवाद से देश को बचाने की ये जो लड़ाई है, जो मैं मानता हूं कि एक बिल्कुल एक नई आजादी की लड़ाई है। इस लड़ाई में भी इतनी गहराई, इतनी व्यापकता ये चाहिए। उसमें चुनाव भी है, उसमें किसान आंदोलन भी है, उसमें नौजवानों के रोजगार का आंदोलन भी है, उसमें हमारे व्यक्ति की आजादी का आंदोलन भी है, उसमें हर तरह के सृजन, हर तरह के संघर्ष उसके अंदर शामिल है। तो हमें लगता है कि इसी रूप में
अगर हम इसको लेंगे, एक लंबी लड़ाई है, एक लंबी लड़ाई, एक कठिन लड़ाई, लेकिन इसी लड़ाई में हमें हिंदुस्तान का वो जो इतिहास से हम निकालेंगे अपनी चीजों को, और वो समाज तो बड़े बड़े आंदोलन के बगैर नहीं होगा। इसलिए एक व्यक्ति का भी विरोध, प्रतिवाद, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा का पूरा अगर हम खड़ा कर दे सके, अगर किसान, हम देख रहे हैं कि अभी 9 अगस्त को फिर से किसान मजदूर एक साथ हुए थे। अभी दिल्ली में तलकटोरा स्टेडियम में पूरे देश के जो किसान आंदोलन का मोर्चा बना और ट्रेड यूनियनों का जो मोर्चा बना है, पहली बार हम देख रहे हैं कि संयुक्त सम्मेलन किसान और मजदूरों का साझा सम्मेलन होगा तलकटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर। आप याद करिए 2 साल पहले जिस दिन किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, वो दिन मजदूरों की हड़ताल का, और पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल भी उसी समय हुई थी। तो किसान और मजदूर आंदोलन जो एक जगह पर आ गए थे, वो फिर एक बार उसी तरह से एक साथ बढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि आने वाले दिन में बहुत बड़े आंदोलन, व्यापक आंदोलन, चुनाव और बिल्कुल तमाम नागरिकों का प्रतिवाद, हर एक नागरिक जागरूक होकर के, सचेत होकर के सही समय पर हम सच्चाई के पक्ष में खड़े हो, तो यही एक बहुत बड़े पैमाने पर एक आजादी की लड़ाई हमें लड़नी है। और हमें इस बात की खुशी है कि बिहार में इस जो संभावना है, इस संभावना को हम धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं, और इसको अगर हम साकार करके ले जाएं, बस हम इतना ही कहकर खत्म करेंगे। हम लोगों ने पार्टी महाधिवेशन अभी किया था पटना में, और हमने पार्टी महाधिवेशन में सबसे अपील की, नीतीश जी भी आए थे, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब भी आए थे। हमने कहा कि उस समय देश में अगर 50 साल पीछे अब चले जाएंगे तो 74 की जो लड़ाई थी, 74 का जो आंदोलन था, उस समय पटना के शहर में छात्रों का आंदोलन था। उसी 74 के दौर में हम लोग गांव में थे, मध्य बिहार के गरीबों का वो आंदोलन था जो माले के बैनर से लड़ा जा रहा था। तो अलग अलग आंदोलन थे, और उसी 74 के आंदोलन के बाद इस देश में जो समाजवादी धारा 74 और उसके बाद पीपी सिंह के मंडल कमीशन, ये दोनों से जो मजबूत समाजवादी धारा का निर्माण हुआ था, अगर इस समाजवादी धारा में तोड़ करके लोग कम्युनिस्ट के अंदर स्प्लिट है इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन वाकई ये अफसोस की बात है कि जिस समय 77 के बाद राम मनोहर लोहिया थे जो सबसे ज्यादा इस पर बात कर रहे, लोहिया कह रहे हैं, हमारे मधु लिमाय साहब, मधु लिमाय जी थे जो बार बार इस डुअल मेंबरशिप की बात उठा करके उस समय लड़े थे, लेकिन बाद में एक समाजवादी आंदोलन के बड़े हिस्से वो सहयोगी बन गए भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, और जिसके चलते पूरे हिंदी पट्टी में जो सामाजिक राजनीतिक संतुलन था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका मिल गया था। और नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके इतने दिन तक इन्होंने चला लिया बिहार में। इसी तरह से बिहार हो, यूपी हो, इन्होंने अपनी जगह बनाई। आज अगर 50 साल बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद हम सब लोग अगर मिल करके इसको फिर से खड़ा कर दें बिहार में, बिहार का मॉडल, जो वहां बात आई कि गुजरात के खिलाफ बिहार मॉडल खड़ा हो, तो हम समझते हैं कि बिहार मॉडल मतलब सिर्फ बिहार सरकार नहीं, बिहार मॉडल का मतलब है कि वो बिहार के अंदर जन आंदोलन का वो तेवर जो 1857 में भी कुंवर सिंह और पीराली के दौर में भी दिखा, वो मॉडल जो 42 के आंदोलन में दिखा, जिसका हमारे उदय नारायण चौधरी जी जिक्र कर रहे थे कि वो जो नौजवानों की शहादत, हम भोजपुर में भी जाते हैं तो लसाड़ी के गांव में वो किसानों की शहादत दिखती है, बिहार के हर थाने में दिख जाता है कि वहां 42 में झंडोत्तोलन करते हुए लोग शहीद हुए हैं। तो वो जो बिहार में 42 के आंदोलन की विरासत है, वो जो सहजानंद की विरासत है, वो जो पूरे नक्सलवादी धक्का लग गया बंगाल में, लेकिन वो चिंगारी आकर के गिरी बिहार में, एकवारी में गिरी, और बिहार में उस आंदोलन को फिर एक बार नई ऊर्जा, नई जान मिल गई है। तो वो आंदोलन, ये 74 का आंदोलन, और लगातार तमाम जनसंहारों के बाद इतने सारे जनसंहार झेलते हुए भी अगर बिहार के अंदर दलितों में, गरीबों में, यहाँ के तमाम खेत मजदूरों में आज हम देख रहे हैं 1 महीने से आशा वर्कर्स की हड़ताल चल रही थी, स्कीम वर्कर्स की, और 1 महीने के बाद सिर्फ इस बात के लिए हड़ताल करना पड़ा कि भाई हम काम करते हैं लेकिन हमें काम के लिए पारितोषिक मिलता है, मानदेय तक भी नहीं, मजदूरी और वेतनमान की तो बात छोड़ दीजिए,
और ये आशा वर्कर्स है जिनके बल पर अगर हेल्थ गांव में अगर कोई भी हेल्थ सिस्टम है नेशनली तो वो आशा वर्कर हैं, वो मिड डे मील के वर्कर हैं, वो आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं हैं। तो ये जो पूरे स्कीम वर्कर्स की इतनी बड़ी लड़ाई 1 महीने से हड़ताल चली तो हमें पता चला कि शायद अब सरकार इसके लिए तैयार हो गई कि चलो ठीक है, पारितोषिक नहीं उनको मानदेय माना जाएगा और मानदेय में जो पैसा मिलता था उसमें कम से कम 1,500 रुपए की वृद्धि होगी। तो हम समझते हैं कि आशा वर्करों की बहुत बड़ी जीत है 1 महीने के आंदोलन के बाद। और इसीलिए यही है मॉडल। हम इससे संतुष्ट नहीं है कि भाई चलो नीतीश जी आ गए और सरकार बन गई और बीजेपी थोड़ी देर के लिए सत्ता से बाहर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं लेकिन पूरे प्रशासन में है, थाने में है, हर जगह पुलिस में है, पूरे समाज में है। अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। सिवान में हमारे विधायक के फंड से अंबेडकर की मूर्ति लगने वाली थी, चबूतरा बना विधायक फंड से और मूर्ति लगने वाली थी। मूर्ति लगने से पहले वहां के बीडीओ आकर के उसको वही बुलडोजर लगा करके तोड़ देते हैं। सरकार हमारी है, सरकार नीतीश जी की है, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति लगने वाली थी, वहां बुलडोजर से उस चबूतरे को तोड़ दिया गया। ये जो प्रवचन देकर चले गए बागेश्वर बाबा, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करके चले गए, उन्माद पैदा करके चले गए और उसका तुरंत सबसे पहला उसका आउटकम क्या निकला कि उस प्रवचन जहां हो रहा था बिहटा में, उसके सबसे नजदीक में जो अंबेडकर की मूर्ति थी उस मूर्ति को रात में तोड़ दिया गया। और कल हमें पता चला कि हम लोगों ने जाकर के फिर से उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए लोगों को गोलबंद हुए और पता चला कि अभी 15 अगस्त के दिन हमें इस बात की खुशी है कि फिर से वहां अंबेडकर की मूर्ति, एक मजबूत मूर्ति वहां स्थापित हो रही है। तो लड़ाई को हर कदम कदम पर, हर मोर्चे पर, हर गांव में, हर पंचायत में, हर मुद्दे पर ये लड़ाई लड़नी होगी। ये किसी सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक गोलबंदी की जरूरत है। और आज की परिचर्चा अगर इस दिशा में हमें प्रेरित करें और हम सब लोग वो पहलकदमी को खोलें, क्योंकि हमारा एक एक छोटा छोटा काम उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जो पुरवानी साहब बोल रहे थे और भी साथी बता रहे थे कि सारे जो हमारे पार्टी के दफ्तरों हैं इंडिया कोalition में, जो भी हमारे पास रिसोर्स है, सारे रिसोर्स को एक करना पड़ेगा। सारी किताबें हमारे पास, जो भी जानकारी है, सभी लोग इस बड़े आंदोलन के सिपाही है। तो इस बड़ी एकता के साथ और इस बेचैनी के साथ, क्योंकि इस समय अगर हम इस समय निकल जाएगा तो हम आगे जाकर के इट विल बी टू लेट। तो इसीलिए वो नुकसान, क्योंकि फांसीवाद का कोई अंत नहीं होता, हम बस खत्म कर रहे हैं। फांसीवाद सबसे पहले आया था इटली में, सबसे पहले। और कब 1917 में रूस में क्रांति हुई, जब लेनिन सपना देख रहे थे कि यूरोप में क्रांति फैल जाएगी, लेकिन क्रांति के बाद प्रतिक्रांति आई। 17 में रूस में क्रांति और बिल्कुल उसके 5 साल बाद 1922 में उस समय वहां इटली में पहला फांसीवाद। और उस समय जो इटली के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे एंटोनियो ग्राम्शी, सबसे पहले फांसीवाद को समझने वाले, उनको भी लगा था कि शायद ये एक पासिंग फेज होगा। ये जो है, हो सकता है कि ये गांव के जो प्रतिक्रियावादी है वो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो औद्योगिक बुर्जुआ है वो शायद इतने बड़े इसमें नहीं जाए। लेकिन बाद में वो जेल में रहे और इसलिए वो फांसीवाद इटली में कहां चला गया, जर्मनी में कहां चला गया। और इसीलिए वो फांसीवाद का जो विध्वंस है उसका कहीं कोई अंत नहीं है। वो कितना खराब होना हो सकता है वो होगा, कितना ज्यादा वो कर सकता है करना पड़ेगा। और इसीलिए इसको रोकना, जितनी जल्दी हम इसको रोक सके इस देश में, पूरी तबाही के लिए इंतजार ना करके, आज जितना हो गया है वो बहुत ज्यादा है, बर्बाद, एक तरीके से बर्दाश्त से बाहर है। और ये बेचैनी हमारे अंदर अगर हो तो हम सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी प्रतिबद्धता और पूरी हिम्मत के साथ अगर टकराएं तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हम टकरा सकते हैं और इसको शिकस्त दे सकते हैं। तो इस परिचर्चा में आप तमाम लोग, आप लोगों के भागीदारी के लिए सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। AIPF के हमारे साथियों ने ये आयोजित किया और हमें लगता है कि बिहार के अंदर ये जो संवाद की प्रक्रिया है, ये चर्चा की प्रक्रिया है, इसको एक्शन के साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर आने वाला दिन बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे। और जब मिल करके लड़ेंगे तो लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी सम्मान आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।